हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कई सारे सब्सक्राइबर के मुझे कमेंट आते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर उस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। टॉपिक है पेटेंट एजेंट एग्जाम और पेटेंट एग्जामिनर। क्या ये दोनों सेम हैं? अगर डिफरेंट हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों ही एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करेंगे पेटेंट एग्जामिनर की। तो ये एग्जाम CGPDTM, जिसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क कहते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के थ्रू रिक्रूटमेंट निकालता है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है मास्टर डिग्री। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, तो MSc केमिस्ट्री आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इस एग्जाम के लिए। और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडिया में पेटेंट ऑफिसेज हैं जो कि दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और मुंबई में है। तो वहां पर आपको एज ए पेटेंट एग्जामिनर आप रिक्रूट होते हैं, एज ए एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन आप रिक्रूट होते हैं। तो वहां पर आपका जो काम होता है वो पेटेंट को एग्जामिन करना होता है। डिजाइन पेटेंट होते हैं उन्हें एग्जामिन करना होता है। मतलब आप जो भी पेटेंट फाइल होते हैं उसके एग्जामिनर आप रिक्रूट होते हैं और ये एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है। अब हम बात करेंगे पेटेंट एजेंट एग्जाम के बारे में। तो पेटेंट एजेंट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी इंडियन पेटेंट ऑफिस के थ्रू ही आता है और इंडियन पेटेंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के थ्रू ही रन होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है डिग्री इन साइंस। अगर आपके पास साइंस में डिग्री है, आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। इस एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होती है, मैक्सिमम 35 होती है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। अब दूसरा ये है कि पेटेंट एजेंट जो एग्जाम होता है उसमें आपको इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप रजिस्टर्ड इंडियन पेटेंट एजेंट बन जाते हैं। पेटेंट एजेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अपनी खुद की पेटेंट कंसल्टेंसी फर्म भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर सकते हैं और कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं जहां पर की पेटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। लेकिन यहां पर जो एक डिफरेंस है वो ये है कि पेटेंट एजेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं की जाती है, जबकि पेटेंट एग्जामिनर के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पर अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको एज ए पेटेंट एग्जामिनर आप रिक्रूट हो जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है। तो यहां पर आपको एक डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पेटेंट एग्जामिनर एक डिफरेंट पोस्ट होती है और पेटेंट एजेंट एक डिफरेंट पोस्ट होती है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर मैसेज चला गया होगा कि दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है। MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए पेटेंट एग्जामिनर का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता है। तो आप भी अगर MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं तो इस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में आप जरूर पता कीजिएगा कि कब इसकी वैकेंसीज आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यहां पर आपको सिर्फ MSc केमिस्ट्री चाहिए होता है। तो MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट को पेटेंट एग्जामिनर की वैकेंसीज के लिए लगातार देखते रहना चाहिए। अगर वैकेंसी आती है तो आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। वहीं पेटेंट एजेंट एग्जाम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की फील्ड में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो पेटेंट एजेंट एक बहुत एडेड एडवांटेज आपकी प्रोफाइल में ऐड कर देता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।